ओके एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्टीवेशन ऑफ वीट। वीट की कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, कौन कौन से मटेरियल और मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, कितना सीड चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या है, तो सारा कुछ वीट के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, वीट आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश में वीट बोलते हैं, हिंदी में इसको गेहूं बोलते हैं। नेक्स्ट इज wheat is an important रबी क्रॉप ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन एंड सेंट्रल जोन ऑफ। जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है और जो सेंट्रल रीजन है इंडिया का, वीट उसकी एक इंपॉर्टेंट रबी सीजन क्रॉप है। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन में और सेंट्रल जोन में वीट जो है एक रबी सीजन क्रॉप के रूप में ग्रो की जाती है। ओके, क्योंकि क्यों रबी सीजन, इसमें हम ज्यादा फोकस रबी सीजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा भी है इंडिया में यहाँ ये समर सीजन में भी ग्रो की जाती है। ओके, क्योंकि समर सीजन में भी वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ओके, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन है या सेंट्रल जोन है, वहां पे जो ये वाली क्रॉप है, ये एज ए रबी सीजन ग्रो की जाती है, रबी सीजन क्रॉप ग्रो की जाती है। The area under wheat cultivation in Punjab is 3.53 million hectare। पंजाब के अंडर जो वीट के एरिया है वो 3.53 मिलियन हेक्टेयर है, और जो टोटल प्रोडक्शन होती है इससे वो 7.2 मिलियन टन है। ओके, विद द एवरेज यील्ड इज 48.68 क्विंटल पर हेक्टेयर अकॉर्डिंग टू अनोनिमस 2022। ओके, तो ये कुछ डाटा है पंजाब स्टेट का वीट क्रॉप के रिगार्डिंग। ओके, इंडिया प्रोड्यूस्ड अ रिकॉर्ड 80.58 मिलियन टन्स ऑफ वीट इन 2008 एंड 2009। 2008 और 9 के बीच इंडिया ने एक जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन की थी वीट, फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई थी। ओके, इसमें 2008-9 में वीट की कितनी थी, 80.58 मिलियन टन्स। Despite record food production, India is under pressure due to fast increasing rate of population and the use of rich land for urbanization and industrialization। जैसे जैसे आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, वैसे वैसे इंडिया में जो है वीट की प्रोडक्शन इंक्रीज करती गई, लेकिन फिर भी वीट की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी कि इंडिया को जो अंडर प्रेशर वाली कंडीशन है उससे बाहर आ सके। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है वो भी मतलब रैपिडली मल्टीप्लाई होती जा रही है। ओके, जितनी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन रेट, जो हमारा वीट प्रोडक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं था। इंक्रीज तो था वीट की प्रोडक्शन में लेकिन उतना ज्यादा नहीं था। लेकिन 2008 और 9 में जब हमारा जो वीट प्रोडक्शन उतना था जितना कि हमें अपनी पॉपुलेशन के लिए रिक्वायर्ड हो, उससे भी थोड़ा सा ज्यादा। ओके, तो इस तरीके से 2008 और 9 में वीट प्रोडक्शन में इंडिया जो था वो अब अंडर प्रेशर नहीं था। ओके, wheat is one of the most oldest and most important crop। ये एक ओल्डेस्ट क्रॉप है। ओके, काफी समय से स्टार्टिंग से ही वीट का जो कल्टीवेशन होता आ रहा है। द थाउजेंड ऑफ वैरायटीज नोन, द मोस्ट इंपोर्टेंट आर कॉमन वीट। जो 1000 वैरायटीज हैं जो कॉमन वीट है उसकी इंडिया में ग्रो की जाती हैं। ओके, जो कि ट्रिटिकम एस्टिवम है। वैसे तो 6 टाइप की वीट होती है, लेकिन ट्रिटिकम एस्टिवम एक ऐसी स्पीसीज है वीट की जिसकी मोर देन 1000 वैरायटीज जो है इंडिया में ग्रो की जाती है। यूज टू मेक ब्रेड वीट, ये जो सेकंड टाइप है, सेकंड स्पीसीज बोल सकते हो आप लोग वीट का, वो है ड्यूरम वीट।
ओके, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम ड्यूरम बोलते हैं इसको। ओके, इसका यूज क्या होता है? जो ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड बनाने में काम आती हैं, उस वीट को हम लोग ड्यूरम वीट बोलते हैं। ओके, ये स्पेशली ब्रेड मेकिंग पर्पस के लिए ग्रो की जाती है। ओके, तो ये सेकंड स्पीसीज है ट्रिटिकम ड्यूरम। यूज इन मेकिंग पास्ता या मैक्रोनी, जो स्पैगेटी बनाने में काम आती है, उस वीट को हम कौन सी वीट बोलते हैं? हिंदी में हम लोग जो लोकल नेम है उस वीट का, उसको क्लब वीट बोला जाता है या ट्रिटिकम कंपैक्टम। ओके, साइंटिफिकली अगर बात करें तो ट्रिटिकम कंपैक्टम वो स्पीसीज है वीट की जो कि पास्ता बनाने के लिए काम आती है, स्पैगेटी या मैकरोनी बनाने के लिए ये स्पेशल वीट होती है। ओके, अ सॉफ्टवेयर टाइप यूज्ड टू फॉर मेक केक, क्रैकर्स, कुकीज बनाने के लिए, पेस्ट्री या आटा बनाने में काम आती है। Additionally, some wheat is used by industry for the production of starch, paste, malt, dextrose, gluten। ग्लूटन जो है ये प्रोटीन का नेम है जो कि वीट में पाया जाता है। एवरेज ये 10 to 12% होता है वीट में। ओके, अल्कोहल प्रोडक्शन में भी वीट का यूज किया जाता है, और आप लोगों को पता ही है कि वीट का यूज जो है वो काफी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वीट के। तो इस तरीके से वीट जो है एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट। अब वीट जो है वो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में उगाई जाती है। जैसा कि ये एक रबी क्रॉप है, विंटर सीजन क्रॉप है, तो क्लाइमेट कैसा चाहिए? क्लाइमेट भी ऐसा ही चाहिए जिस यहाँ की मतलब टेम्परेचर रेंज ज्यादा ना हो, कम टेम्परेचर रेंज हो। ओके, तो इसलिए ये सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन जो है इसमें एज ए रबी सीजन क्रॉप उगाई जाती है, और बाकी जहाँ पे जो टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रेंज कम होती है वहां पे एज ए समर सीजन क्रॉप भी इसको ग्रो किया जाता है। ओके, तो टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको? इट कैन जर्मिनेट एट टेम्परेचर जस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर रेंज 4 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तब भी ये जो व्हीट क्रॉप है वो इजिली ग्रो कर सकती है। ओके, जर्मिनेट कर सकती है। स्प्रिंग व्हीट एज लो एज -9.4 डिग्री सेल्सियस। जो स्प्रिंग व्हीट है ना, वो -9.4 डिग्री सेल्सियस पे भी जर्मिनेट कर सकती है। ओके, विंटर व्हीट जो होती है वो -31.6% पे भी जो है वो ग्रो कर सकती है। ओके, नॉर्मल प्रोसेस जो है, नॉर्मल जो ग्रोथ है वो इसकी स्टार्ट हो जाती है 5 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, अगर एडिक्वेट सनलाइट है, अगर सनलाइट का एक्सपोजर अच्छा है, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। Wheat can be exposed to low temperature during vegetative and high temperature as long days during reproductive phase। जब बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर डाउन चला जाता है वेजिटेटिव स्टेज पे, तब जो है वीट थोड़ा सा सफर करती है ग्रो करने में। ओके, और जब रिप्रोडक्टिव स्टेज पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चला जाता है तब भी वीट जो है वो सफर करती है। ओके, तो बहुत कम टेम्परेचर पे भी सफर करेगी और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी। अगर एवरेज टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है, ओके, तो वीट जो है अच्छे से ग्रो करती है। ओके, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, मतलब ऐसा टेम्परेचर यहाँ पे वीट की ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है, ओके, वो सबसे अच्छी है, वो पीक लेवल पे है, तो वो टेम्परेचर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए वीट को? 20 डिग्री से लेके 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 16 to 22 डिग्री सेल्सियस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ओके, जो लीव्स फॉर्मेशन के लिए 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए।
Okay, temperature above 22 degree Celsius decreases the plant height, root length and tiller. अगर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, तो प्लांट जो है, वीट प्लांट जो है, उसकी हाइट कम हो जाती है, रूट लेंथ जो है उसको इफेक्ट करता है, और फाइनली जो नंबर ऑफ टिलर्स होते हैं ना, जिस पे डायरेक्टली डिपेंड करती है प्रोडक्शन वीट क्रॉप की, वो भी कम हो जाते हैं. ओके, heading is accelerator as temperature rise from 22 to 34 डिग्री सेल्सियस बट रिटार्डेड अब 34 डिग्री सेल्सियस. जो हेड्स होते हैं, ओके, हेड्स मतलब जो बल्ली बनती है, ओके, जो फ्लावर्स निकलने से पहले की स्टेज है, तब अगर टेम्परेचर 22 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच है, तब भी जो इसकी प्रोडक्शन होगी, तब भी जो ग्रोथ होगी वीट की, वो अच्छी होगी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लाइमेट. ऐसा जो क्लाइमेट चाहिए वीट क्रॉप को. ओके, और ग्रेन प्रोडक्शन कब ज्यादा होगी? जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा. 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर टेम्परेचर है, तो वहां जो ग्रेन है, नंबर ऑफ ग्रेन्स, अगर हम फाइनल यील्ड की बात करें, तब ज्यादा होगी. अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर है ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ ग्रेन्स, जब ग्रेन्स फॉर्मेशन हो रही है, और वो भी 3 से 4 वीक्स के लिए. ओके, इंपोर्टेंस, वर्ल्ड्स नंबर 1 सीरियल क्रॉप है. ओके, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एज ओल्ड एज सिविलाइजेशन. जब से जो सिविलाइजेशन के दौर से ही कल्टीवेशन होती आ रही है वीट की, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितनी पुरानी वीट क्रॉप है, कब से इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हो रही है ना. इट इज द फर्स्ट मेंशन्ड क्रॉप इन बाइबल. जो बाइबल है उसमें ये एक फर्स्ट क्रॉप है जिसको मेंशन किया गया है. ओके, ये अल्कोहल और डेक्सट्रोज के प्रोडक्शन में काम आती है. ओके, ब्रेड इससे बनते हैं, इससे केक बनाए जा सकते हैं. ओके, बेकरी में इसका यूज किया जा सकता है. ओके, मेनली जो नॉर्थ इंडिया स्टेट्स हैं, उसमें चपाती के रूप में इसका यूज किया जाता है. ओके, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स. जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वीट की, वो भी ज्यादा होती है. इसमें 10 से लेके 12% जो है ग्लूटन होता है. ग्लूटन एक प्रोटीन है जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन होता है ह्यूमन के लिए. ओके, नेक्स्ट जो है कॉमन वीट. ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम ब्रेड वीट है, मोस्ट सूटेड स्पीसीज है चपाती और बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए. ओके, इसको कल्टीवेट किया जाता है थ्रू आउट इंडिया, इसको कल्टीवेट किया जाता है. कॉमन व्हीट में भी सब डिवाइडेड, जो कॉमन व्हीट है उसको सब डिवाइड किया जा सकता है हार्ड रेड विंटर व्हीट में और हार्ड रेड स्प्रिंग व्हीट में. ओके, तो एक विंटर व्हीट है हमारे पास, और एक जो है स्प्रिंग व्हीट है. प्रोटीन एंड एक्सीलेंट ब्रेड मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें जो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, जिससे कि ब्रेड मेकिंग, जो ब्रेड को बनाने के लिए वो ज्यादा इजी होता है. ओके, एज कंपेयर टू अदर क्रॉप्स. व्हाइट व्हीट मेनली फॉर पेस्ट्री पर्पस. जो व्हाइट व्हीट होती है वो पेस्ट्री पर्पस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है उसका. ओके, नेक्स्ट जो है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम. ड्यूरम का क्या यूज होता है? ये सेकंड स्पीसीज है. ओके, इसको मैक्रोनी व्हीट भी बोला जाता है. ओके, नूडल्स बनाने के लिए, वर्मीसेली जो होते हैं उसको बनाने के लिए इसका ज्यादा यूज किया जाता है. ओके, कल्टीवेटेड इन सेंट्रल एंड साउथ. जो साउथ इंडिया है वहां पे, या सेंट्रल इंडिया है, वहां पे इसकी कल्टीवेशन ज्यादा होती है. ओके,
नेक्स्ट जो है वो है एमर बीट। नेक्स्ट स्पीसीज जो है इसकी वो एमर बीट है, ट्रिटिकम डाइकोकम बोलते हैं उसको। ओके, एमर बीट का क्या यूज होता है, ये स्प्रिंग एज वेल एज स्प्रिंग सीजन और विंटर सीजन दोनों सीजन में लगाई जा सकती है। ओके, जो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु जो स्टेट है, वहां पे ये बहुत एक फेमस वीट स्पीसीज है, वहां पे इसकी कल्टीवेशन जो है वो ज्यादा की जाती है। प्रेफर्ड फॉर ग्रेनुलर प्रेपरेशन। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, these four states are very famous for the cultivation of emmer wheat। नेक्स्ट जो स्पीसीज है वो शॉर्ट व्हीट जो है उसको ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोला जाता है। ओके, शॉर्ट व्हीट को जो लोकल नेम है इसका शॉर्ट व्हीट है, और जो साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम जो है वो है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ओके, शॉर्ट व्हीट जो है इंडियन ड्वार्फ व्हीट के नाम से भी जाना जाता है उसको। ओके, इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो थोड़ी सी कम होती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होती है। जो नॉर्थ इंडिया जो है उसमें थोड़ा सा पार्ट जो नॉर्थ इंडिया में इसका ग्रो किया जाता है थोड़े से पार्ट में। ओके, और कुछ वेस्टर्न पाकिस्तान में भी इसको ग्रो किया जाता है। ओके, नाउ आफ्टर द स्पीसीज कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। वैसे तो हमने पहले ही पढ़ा है कि वीट वैरायटीज जो मोर देन 1000 वीट वैरायटीज अवेलेबल हैं, है ना। लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा जो रिकमेंडेड वैरायटीज हैं या डेवलप वैरायटीज हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि सोनक है ना, सोनाली का जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में वैरायटी थी उसको रिप्लेस करने के लिए थोड़े से जो जेनेटिकली मॉडिफाई करके सोनक वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद HD 2285 है, PBW 343 है, ये भी एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है। ओके, पंजाब बीट 343, HD 2687 है। तो जो फेमस वैरायटीज है ना वही मैं शॉर्ट लिस्ट की है। वैसे तो 1000 ऑफ वैरायटीज है इसकी, है ना। WH 542 वैरायटी है। ओके, UP 2336 वैरायटी है। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके जो यूनिवर्सिटीज हैं या रिसर्च स्टेशंस हैं उनके द्वारा डेवलप वैरायटीज हैं ये, है ना। जो राज 377 है, जैसे कि ये राजस्थान से डेवलप हुई है। ऊपर वाली जो है वो यूपी से डेवलप, उत्तर प्रदेश से डेवलप हुई है। नेक्स्ट जो है CPAN 3004, ओके, PDW 215। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज है वीट की। ओके, नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेजेस। कुछ ग्रोथ स्टेजेस हैं, कौन कौन से कितने दिन के बाद कौन सी स्टेज आती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग इजीली जो है रिकॉग्नाइज कर सकें कि अब जो वीट क्रॉप है वो कौन सी ग्रोथ स्टेज पे है। ओके, ग्रोथ स्टेजेस इन वीट जो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके, जो वेजिटेटिव स्टेजेस हैं, पहले वेजिटेटिव स्टेजेस बात करेंगे, बाद में रिप्रोडक्टिव स्टेज। ओके, वेजिटेटिव स्टेट जो है वो स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है 5 से 7 दिन के बाद, जर्मिनेशन स्टेज। ओके, 5 से 7 दिन के बाद, डेज आफ्टर सोइंग, सोइंग के 5 से 7 दिन बाद। ओके, जो CRI स्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द इरिगेशन पर्पस, ये स्टार्ट हो जाती है 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। ओके, टिलरिंग जो स्टेज है, ओके, ये 15 डेज से स्टार्ट हो जाती है, 15 डेज आफ्टर सोइंग, और कहां तक मूव करती है, कहां तक वेरी करती है, 45 डेज। ओके, 15 से लेके 45 डेज तक हम इसको टिलरिंग स्टेज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज जॉइंटिंग स्टेज। ओके, जॉइंटिंग स्टेज कब स्टार्ट होती है, आफ्टर द टिलरिंग स्टेज, मींस 45 डेज आफ्टर सोइंग टू 60 डेज आफ्टर सोइंग। 45 डेज से स्टार्ट होकर
60 डेज आफ्टर सोइंग जो स्टेज होती है उसको हम जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं। ओके, तो ये सारी स्टेजेस जो है वेजिटेटिव स्टेज के अंडर आती हैं। ओके, नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब ऐसी स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज वो स्टेज होती है जो कि ग्रोथ करती है, जिसमें कि प्लांट की ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्टिव स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें कि प्लांट जो है ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए जो ग्रोथ करता है उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोलते हैं। ओके, तो जो बूट लीफ स्टेज होती है वो 70 डेज आफ्टर सोइंग स्टार्ट होती है और वेरी करती है 70 टू 75 डेज आफ्टर सोइंग। ओके, उसके बाद वाली स्टेज को हम फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं, 85 डेज आफ्टर सोइंग। ओके, और कहां तक होती है ये? 90 डेज तक। ओके, 90 डेज, उसके बाद 100 डेज आफ्टर सोइंग जो स्टेज स्टार्ट होती है उसको हम मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, है ना। उसमें जो वाइट जो पोर्शन होता है ना, अगर आप वीट के फ्लावर्स भी होते हैं, है ना, फ्लावरिंग स्टेज के बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है? मिल्किंग। तो वहां से मिल्किंग मतलब वहां से जो बीट के जो फ्लावर्स होते हैं ना उनमें से जो मिल्क बाहर स्टार्ट आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, फ्लावरिंग से स्टेज के बाद वहां से जो आप लोग देखना कभी, तो वहां पे थोड़ी सी मतलब मॉइस्चर होगा। ओके, तो मॉइस्चर कंडीशन, जो मॉइस्चर कंसंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। उसके बाद 105 टू 110 डेज आफ्टर सोइंग कौन सी स्टेज होती है? इसको डो स्टेज बोला जाता है। ओके, मैच्योरिटी स्टेज कब आती है? 115 टू 120 डेज। ओके, कुछ वैरायटीज में ये 157 डेज तक भी होती है मैच्योरिटी स्टेज। ओके, हार्वेस्टिंग स्टेज, टोटल हार्वेस्टिंग पीरियड कितना होता है? 150 डेज। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटीज है, कुछ वैरायटीज का मैच्योरिटी टाइम कम होता है, कुछ वैरायटीज का ज्यादा होता है। ओके, इसके बाद है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में सबसे पहले फील्ड प्रेपरेशन। फील्ड प्रेपरेशन कैसे करेंगे, है ना। तो यूजली आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स जैसे कि हमने राइस ग्रो किया है ना, पैडी लगाई है, तो उसकी हार्वेस्टिंग के बाद कौन कौन से स्टेप हमने लेने हैं उसको हम बोलते हैं फील्ड प्रेपरेशन। ओके, फील्ड इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्किंग वंस एंड हैरोइंग। एक बार हम लोग डिस्क जो प्लो होता है उसका एक राउंड लगा सकते हैं, उसके बाद हैरो का एक राउंड लगा सकते हैं, है ना, जब तक कि जो हमारा फील्ड है बिल्कुल ही फाइन नहीं हो जाता। फाइन मतलब रेडी फॉर द सोइंग ऑफ द क्रॉप, तब तक रेडी नहीं हो जाता, तब तक हम एक दो तीन जो राउंड है डिस्क प्लो के हैरो के वो लगा सकते हैं फील्ड में। ये डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप वेरी करता है। ओके, जीरो टिलेज भी कर सकते हैं। जीरो टिलेज मैंने आपको बताया है कि जीरो टिलेज क्या होता है, इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग में आप लोगों की एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को लेकर क्लास लेक्चर दिए थे, ताकि आप लोगों को ये, अब क्योंकि आप इसको समझाने जाएंगे तो अपना ये वाला लेक्चर सारा मतलब बीच में रह जाएगा। ओके, तो जीरो टिलेज आपका आपको पता है कि जीरो टिलेज क्या होती है। ओके, तो जीरो टिलेज का भी यूज कर सकते हैं, मतलब जिसमें कि हमें कोई भी फील्ड जो है वो तैयार नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस क्रॉप वी कैन सो टू द नेक्स्ट क्रॉप। ओके, डिबलिंग भी कर सकते हैं। डिबलिंग मेथड भी आप लोगों ने पढ़ा है ना, डिबलिंग क्या होता है, तो डिबलिंग का भी इस मेथड का यूज किया जा सकता है। और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं? वीड क्रॉप में हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जीरो टिलेज यूज कर सकते हैं, जो बिहाइंड द प्लो, आगे आगे प्लो ट्रेवल करता है, पीछे जो एक आदमी पीछे से सोइंग करता जाता है उसको हम बिहाइंड द प्लो बोलते हैं। उस मेथड का भी यूज किया जा सकता है इसमें। इसमें ड्रिलिंग का भी यूज कर सकते हैं, है ना, डिबलिंग का भी यूज किया जा सकता है।
जो फरो इंटीग्रेटेड रेज्ड बेड होते हैं, जिसमें कि बेड साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है और उसके साइड में जो इरिगेशन चैनल्स होते हैं, उस मेथड का भी इसमें यूज किया जा सकता है। तो ये सारे मेथड्स हैं, कोई सा भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द season, depending upon the type of the area, depending upon the type of soil. ओके, सीड रेट और स्पेसिंग कितनी चाहिए? सीड रेट जो है इसमें 100 टू 125 केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं ना, तो पर एकड़ कितना सीड रेट चाहिए? 40 केजी। ओके, इंक्रीज सीड रेट बाय 25% व्हेन अंडर लेट साउंड। अगर हम लेट सोइंग कर रहे हैं तो हम लोग अपना सीड रेट इंक्रीज कर सकते हैं 25%। ओके, ब्रॉडकास्टिंग अगर कर रहे हैं तो हमें 150 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए। ओके, अगर हम लोग डिबलिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो 25 टू 30 केजी सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें स्पेसिंग ज्यादा होती है। ओके, अब स्पेसिंग ये डिपेंड करता है वैरायटीज पे। ओके, लेकिन जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है, जो स्टैंडर्ड स्पेसिंग है, ओके, वो है 22.5 सेंटीमीटर। ओके, प्लांट्स टू प्लांट इसमें ज्यादा हम लोग अगर सीड कम फर्टिलाइजर या सीड ड्रिल का यूज कर रहे हैं तो प्लांट टू प्लांट हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते स्पेसिंग को। अगर हम लोग डिबलिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो हम प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कितनी होगी? 8 टू 18 सेंटीमीटर। ओके, जो रेनफेड व्हीट है उसमें हम लोग स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा करेंगे, 25 टू 30 सेंटीमीटर। ओके, अगर लेट सोइंग कर रहे हैं तो स्पेसिंग हमें थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो जर्मिनेशन परसेंटेज है ना वो कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन जो है टाइम टाइम पे हमें इरिगेट जो है क्रॉप को करना पड़ेगा, ताकि जो क्रॉप है वो मॉइस्चर स्ट्रेस से ना खराब हो जाए। ओके, तो कौन कौन से टाइम हमें इरिगेशन अप्लाई करनी है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। 4 to 6 नंबर ऑफ इरिगेशंस आर रिक्वायर्ड। 4 to 6 इरिगेशंस उस एरिया में जहां पे जो रेनफॉल नहीं होता। ओके, अगर रेनफॉल हो रहा है तो अगर कहीं पे रेनफॉल है तो ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट इरिगेशन ही हम लोग क्रॉप को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सके। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द रेनफेड कंडीशंस जो इरिगेशंस हैं वीट को 4 to 6 नंबर ऑफ इरिगेशंस आर रिक्वायर्ड। ओके, जो फर्स्ट जो इसमें स्टार्टिंग में जब हमने इरिगेशन अप्लाई करनी होती है तो उसको हम CRI स्टेज बोलते हैं ना, जो कि एक क्रिटिकल स्टेज होती है। ओके, इसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज बोला जाता है। CRI स्टेज को क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन मतलब ताज होता है ना, तो एक इसकी जो रूट्स ग्रो करती है ना एक ताज की तरह दिखती हैं। अगर आप उसको निकाल कर एक उल्टा ताज अगर हमने रख दें तो वैसे दिखाई देती हैं, इसलिए इसको CRI स्टेज बोला जाता है। ओके, क्राउन रूट इनिशिएशन ये एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है। अगर इस स्टेज पे क्रॉप जो है उसको इरिगेशन ना प्रोवाइड की जाए तो क्रॉप जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। ओके, अगर हमारे पास एक ही इरिगेशन है तो हम कब अप्लाई करेंगे? 20 टू 25 डेज के बीच में। ओके, जो सेकंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है वो है फ्लावरिंग स्टेज। ओके, थर्ड जो है वो जॉइंटिंग और मिल्किंग स्टेज होती है। ओके, तो टोटल 6 नंबर ऑफ इरिगेशंस वी आर रिक्वायर्ड। ओके, फर्स्ट जो है हमें CRI स्टेज पे अप्लाई करनी है। सेकंड इरिगेशन हमने अप्लाई करनी है जो लेट जॉइंटिंग स्टेज होती है उस पे। ओके, थर्ड जो हमने इरिगेशन अप्लाई करनी है वो मिल्किंग स्टेज पे करनी है। ओके, फोर्थ
अगर हमारे पास 4 नंबर ऑफ इरिगेशन है, तो फर्स्ट हम CRI स्टेज पे करेंगे, सेकंड इरिगेशन लेट जॉइंटिंग स्टेज पे करेंगे, थर्ड जो है वो फ्लावरिंग स्टेज पे करेंगे, और फोर्थ जो है वो मिल्किंग स्टेज पे करेंगे। ओके, अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ इरिगेशन हैं, तो फर्स्ट CRI, सेकंड जो है आप लोग जैसा कि देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, सेकंड इरिगेशन हम लोग अप्लाई करेंगे लेट टिलरिंग स्टेज पे, थर्ड नंबर ऑफ इरिगेशन वी विल अप्लाई आफ्टर लेट जॉइंटिंग स्टेज, फोर्थ हम फ्लावरिंग स्टेज पे अप्लाई करेंगे, फिफ्थ हम मिल्किंग स्टेज पे करेंगे, और लास्ट वाली एप्लीकेशन जो है वो हम लोग 2 स्टेज पे अप्लाई करेंगे। ओके, अगर हमारे पास 6 नंबर ऑफ इरिगेशन है। अगर हमारे पास एक ही इरिगेशन है, हमारे पास उतना ही वाटर है कि एक इरिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम लोग CRI स्टेज पे करेंगे। ओके, तो ये स्टेजेस भी दे रखी हैं, ये नंबर ऑफ इरिगेशंस दे रखी हैं। अगर एक है तो CRI पे करेंगे, अगर 3 है तो कब कितना कौन कौन सी स्टेजेस पे करनी है, अगर 6 है तो कौन कौन सी स्टेजेस पे करनी है ना। ओके, नेक्स्ट जो है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग जब हम बीट को काटते हैं, है ना, पूरे का पूरा, जैसा कि थर्ड पिक में आप लोग देख सकते हो, इसमें बीट को काट रहे हैं ना। थ्रेशिंग क्या होता है कि जब कटा हुआ जो हमारा क्रॉप प्लांट है, उससे हम लोग जो ग्रेन्स होते हैं, है ना, जो बीज होते हैं उसको अलग करते हैं, उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोला जाता है। ओके, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, येलो एंड ड्राई स्ट्रॉ इज विजुअल इंडिकेटर। जब हमारी क्रॉप जो है येलोइश हो जाए, पीली पड़ जाए, ओके, और उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्कुल कम हो जाए, ओके, अप टू 20% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। अगर हम जो थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग बाय कंबाइन हार्वेस्टर कर रहे हैं, अप टू 20%, ताकि जो हमारे सीड्स हैं वो नीचे ना गिरे। श्रेडिंग ब्रेकिंग ऑफ स्पाइक्स आर ओवरराइप। जब यही है कि जब ओवरराइप होना स्टार्ट कर दें, ओके, जो स्पाइक्स होती हैं, तो इसका मतलब जो है हमारी क्रॉप जो है वो रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। ओके, 20 to 25% जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए अगर हम लोग हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं क्रॉप की विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर। ओके, usually manually harvested or by reapers is dried for 3 to 4 days on threshing floor and threshed। अगर हमने हार्वेस्ट की है क्रॉप रीपर से, तो हार्वेस्ट करने के बाद हम लोग उसको पहले ड्राई करते हैं थ्रेशिंग फ्लोर पे, और उसके बाद जो है जो थ्रेशिंग की प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जाता है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द wheat crop। I hope you get each and everything।